नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप उत्तर प्रदेश में दिनांक 31 जुलाई 2022 को संपन्न हुई लेखपाल की मुख्य परीक्षा के गणित पार्ट का आंसर की देखने जा रहे हैं। अगर अन्य सभी पार्टों का आंसर की देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। गणित में पहला प्रश्न पूछा गया था जो कि बॉड मास पर आधारित था। आप देखिए, सबसे पहले डिवीजन को यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 15 में 3 से भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। फिर 5 का 9 में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 9 पच्चे 45 आ जाएगा और 45 में 18 को जोड़ेंगे तो 63 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 63 इसका बिल्कुल सही जवाब है। 27वां प्रश्न देखिए, 15 संख्याओं का माध्य 30 दिया गया है। यदि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है। अभी देखिए 15 संख्याओं का माध्य 30 है, यानी 15 संख्याओं का कुल योग कितना हो जाएगा? 30 गुणे 15 हो जाएगा, यानी कि 450 हो जाएगा। अब कह रहा है कि प्रत्येक संख्या में 3 जोड़ा जाए, यानी कि 15 संख्या है और प्रत्येक में जब 3 जोड़ेंगे तो 15 3 45 और जुड़ जाएगा, यानी कि अब क्या हो जाएगा? 5 9 और ये 4। अब इसका बोला जा रहा है नया माध्य क्या होगा, तो 15 से मैं भाग दे रहा हूँ तो 15 3 45, 4 शेष बचा, 15 3 45, 33 आपका उत्तर हो गया, माफ़ करेगा 33 उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 28 की। दिया गया है 3 4 4 3 6 7 7 4 3 3 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक क्या होता है? जो संख्या सबसे ज़्यादा बार रिपीट होती है, मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। यहाँ पर देखिए 3 एक बार आया है, 2 बार आया है, यहाँ पर 3 बार आया है, यहाँ पर 4 बार आया है। एक बार अन्य संख्याओं को देख लें तो 4 एक बार आया है, 2 बार आया है, 3 बार आया है। 6 की बात करें तो सिर्फ एक बार आया है, 7 2 बार आया है, यानी सबसे ज़्यादा बार 3 रिपीट हो रहा है। तो इसकी बहुलक क्या हो जाएगा? इसका बहुलक हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 3। बात करेंगे प्रश्न संख्या 29 की। दिया गया है 13 15 12 21 10 14 और 12 का माध्यिका ज्ञात करने के लिए। तो माध्यिका निकालने के लिए सबसे पहले आपको बढ़ते या फिर घटते क्रम में व्यवस्थित करना होता है। तो सबसे पहले मैं बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करता हूँ। देखिए 10, उसके बाद से क्या है? 10 के बाद से आपका 12 दिया गया है, तो यहाँ पर मैं 12 लिख देता हूँ। 12 एक बार और आया तो एक बार और मैं लिख देता हूँ। उसके बाद से देखिए 13 है, उसके बाद से देखिए 13 के बाद से 14 है, 14 के बाद से देखिए 15 है और अंत में 21 है। तो देखिए कुल कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7। जब विषम होता है तो इसका माध्यिका निकालने के लिए n + 1वां बटे 2वां पद हो जाता है, यानी कि 7 + 1 यानी 8 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि चौथा पद होगा। अब देखिए पहला पद ये, दूसरा पद ये, तीसरा पद ये और ये चौथा पद ये। चौथा पद 13वां था, इस वजह से ऑप्शन नंबर बी 13 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 30 की। दिया गया है एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए जिसका आधार 18 सेंटीमीटर। अब चूंकि त्रिभुज जो है वो समबाहु है, यानी कि तीनों भुजाएं बराबर होंगी, तो 18 ये भी 18 ये भी 18 ये भी। अब यहाँ से आपका यहाँ पर परिमाप पूछा जा रहा है। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग कर देंगे तो 18 36 18 3 54। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था एक आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई 11 सेंटीमीटर दी गई है। तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाता है, यानी 12 गुणे 11 हो जाएगा। 11 दूनी 22 का 2 हाथ में 2, 11 और 2 13 हो जाएगा, यानी कि 132 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका उत्तर होगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 32 की। दिया गया है एक संचयी बारंबारता बंटन नीचे दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वर्ग की बारंबारता अधिकतम है? यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किसकी बारंबारता अधिकतम है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, संचयी बारंबारता दी गई है तो आपको सबसे पहले बारंबारता निकालना होगा। बारंबारता कैसे निकालेंगे? पहले ये 3 हो गया, उसके बाद से 3 में क्या जोड़ा गया कि यहाँ पर 8 आया, तो आप कहेंगे 5 जोड़ा गया होगा। अब देखिए 5 में क्या जोड़ा गया, यहाँ पर देखिए 8 में क्या जोड़ा गया कि 15 आ गया, तो आप कहेंगे 7। फिर कहेंगे कि इस 15 में क्या जोड़ा गया कि यहाँ पर 25 आ गया, तो आप कहेंगे कि 10 जोड़ा गया होगा। फिर देखिए 25 में क्या जोड़ा गया होगा कि 33 आ जाए, तो आप कहेंगे 8। ये एक्चुअल इसकी बारंबारता हो गई। अब आपसे पूछा गया था कि अधिकतम बारंबारता किसकी है, तो अधिकतम बारंबारता यहाँ पर 10 आ रहा है, यानी कि 19 से 21 वाला जो वर्ग है उसका होगा। अब दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर डी 19 से 21 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था 2240 के गुणनखंडों का योग करिए, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 6096। 34वां प्रश्न पूछा गया था उन वर्षों की संख्या का अनुपात जिसमें एक कंपनी की आय औसत से कम और जिनकी औसत से अधिक है का अनुपात क्या होगा? तो सबसे पहले इन सभी को आपको जोड़ लेना है, ठीक है। औसत निकालने के लिए इन सभी को जोड़ लेना है और इन सभी को जोड़ने के बाद से टोटल 8 हैं, तो 8 से आपको डिवाइड कर देना है। यहाँ पर देखिए प्रोसेस किया गया है। जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 3480। अब आपको देखना है कि किस वर्ष में इसकी औसत से कम थी, ठीक है। तो यहाँ पर कम देखिए 3480 से कम कितना है? एक ये है, उसके बाद से एक ये है, उसके बाद से एक ये है और ये है, यानी कि कितना हो गया? 1 2 3 4 5, ठीक है। तो पहला 5 हो गया। और कौन कितने बार अधिक है? तो एक बार ये अधिक है, एक बार ये अधिक है, एक बार ये अधिक है, तो 3 अधिक है, तो 5:3 उत्तर हो जाएगा। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन नंबर सी 5:3 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
दोस्तों अब 35वां प्रश्न पूछा गया था 1997-98 में कंपनी की आय 1994-95 से कितनी गुना थी। बात की गई है 1997-98 की, ठीक है। तो अगर 97-98 के को हम लोग देखें तो इनका उस समय जो आय था वो 5040 था, ठीक है, 5040। और उसके बाद से 94-95 की बात की गई है, शायद मैं देख लेता हूँ एक बार फिर से। दूसरा दिया गया था 94-95, ठीक है। तो 94-95 की अगर बात की जाए तो ये दिया गया है 3360, यानी कि सिंपली आपको 5040 डिवाइडेड बाई 3360 करना है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, उसके बाद से देखिए भाग देंगे तो इसका मान आ जाएगा 1.5, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा गया था 1996-97 में कंपनी की आय समीक्षा अधीन अवधि में औसत आय की लगभग कितना प्रतिशत थी। तो यहाँ पर 1996-97 की बात की गई है। आप स्क्रीन पर देखिए 1996-97 में जो ये था ये 4320 था, और ये पूछा जा रहा है कि जो इसकी औसत आय थी उसका कितना प्रतिशत था, कितना प्रतिशत अधिक था। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका मान आ जाएगा, आप स्क्रीन में देखिए ऑप्शंस को, इसका मान आ जाएगा 125%। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न पूछा गया था 1997-98 में कंपनी की आय में 1993-94 की तुलना में प्रतिशत वृद्धि क्या थी। बात की गई है 1997-98 की यानी ये, और 1993-94 की यानी कि ये। तो अब देखिए ये जो है ये इसका जस्ट डबल है, यानी कि 100% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 38 की, दिया गया है 1994-95 से 1995-96 तक कंपनी की आय में लगभग कितना प्रतिशत गिरावट आया। 1994-95 की बात करें तो इसकी, और 95-96 में कितना गिरावट आया। तो इसमें से आप डिफरेंस कर लीजिए और ये सिंपली आप प्रतिशत निकालेंगे तो आपका आएगा 7%, ठीक है। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रश्न संख्या 39 की, दिया गया कक्षा 21-25 का बारंबारता घनत्व कितना होगा। यानी कि ये वर्ग का यहाँ पर घनत्व पूछा जा रहा है, बारंबारता घनत्व। देखिए बारंबारता घनत्व निकालने के लिए आपको सबसे पहले जो बारंबारता होती है यानी जो फ्रीक्वेंसी होता है उसमें यहाँ पर विड्थ से आपको डिवाइड करना होता है। अब ये विड्थ क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर देखेंगे तो आप ये बिल्कुल लगातार नहीं है। देखिए 10 के बाद 11 है, फिर 15 के बाद 16 है। अगर ये लगातार रहता कि यहाँ 15 खत्म हुआ तो अगर यहाँ 15 से शुरू होता तो सिंपली हम लोग माइनस कर देते, लेकिन यहाँ पर लगातार नहीं है। तो इन दोनों के बीच का देखिए कितना गैप है, 1 का गैप है। तो 1 का पहले आधा कर देंगे, आधा जब करेंगे तो इसमें से आधा घटाएंगे, इसमें आधा जोड़ेंगे। यही सभी के साथ किया जाएगा। चूंकि हमको सिर्फ इसका पता करना है तो यहाँ पर देखिए इसमें से जब आधा घटाएंगे तो ये हो जाएगा 20.5, और इसमें जब आधा जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 25.5। अब इसमें से जब डिफरेंस लेंगे तो हमारा डिफरेंस बनेगा 5 का, ठीक है। तो अब हमें घनत्व निकालना है, तो घनत्व निकालने के लिए फ्रीक्वेंसी यानी कि 20 और डिवाइडेड बाय विड्थ यानी 5 आ गया, यानी आपका उत्तर आ जाएगा 4। दिए गए विकल्प में देखिए ऑप्शन सी 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 40 के, दिया गया हिस्टोग्राम आयत चित्र एक प्रकार का क्या होता है। तो ये एक प्रकार का अंकगणित रेखा ग्राफ नहीं होगा, ज्यामिति आरेख नहीं होगा, आवृत्ति आरेख होता है, ठीक है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था एक त्रिभुज का क्षेत्रफल समान आधार पर और समान समानांतर रेखाओं के बीच समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का कितना होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए एक समांतर चतुर्भुज कुछ इस प्रकार का होगा, और यहाँ पे इसी आधार पर जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या पूछा जा रहा है, तो ये आधा होता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था एक त्रिभुज ABC बी समकोण है तथा AB बराबर 12 और AC बराबर 13 है, तो BC का मान पूछा जा रहा है। देखिए एक त्रिभुज ABC है, मान लीजिए ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, तो ये समकोण बोला जा रहा है, कोण B, ठीक है। आगे कहा जा रहा है कि AB का मान यानी कि ये 12 दिया गया है और AC का मान 13 दिया गया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से सिंपली आप इसको 5 निकाल सकते हैं आधार का मान। तो यहीं आपसे पूछा गया था, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 43 के, दिया गया है द्विघात समीकरण इतने का मान क्या होगा। तो आप लोग इसको सिद्धाचार नियम से आप सॉल्व कर सकते हैं, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान आएगा ऑप्शन नंबर ए 2 प्लस माइनस अंडर रूट 5, ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न संख्या 44 की, दिया गया है अमित अपना मोबाइल 1820 की दर से बेचता है और 30% की हानि होती है, यानी कि 70% में बेचता है। कितने रुपये में कितना दिया गया है, 1820। उसे अपना मोबाइल किस दर पर बेचना चाहिए जिससे उसे 30% का लाभ हो, यानी कि 130% का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो सिंपली आप 1820 गुणे 130 डिवाइडेड बाई 70 कर देंगे। जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा 3380 रुपया।
अगला प्रश्न पूछा गया था, राहुल का वेतन मोहन के वेतन से 20% अधिक है। मान लीजिए यहाँ पर मैं मोहन का वेतन अगर 100 मान ले रहा हूँ तो राहुल का वेतन कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है कि राहुल को अपने वेतन पर 30% की वृद्धि मिली। अब 120 का 130% आप जब निकालेंगे तो 30% इसका कितना हो जाएगा, इसका 30% हो जाएगा। देखिए मैं आपको निकाल करके दिखा रहा हूँ, 30/100 तो 36 रुपया होगा, यानी कि 156 रुपया हो जाएगा अब ये टोटल, ठीक है, वृद्धि के साथ। और इसके साथ बोला जा रहा है मोहन अपने वेतन पर 40% की वृद्धि मिली। इसका 100 का 40% निकालेंगे तो 140 हो जाएगा। तो अब ये बोला जा रहा है वेतन वृद्धि के बाद राहुल का वेतन मोहन के वेतन से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है। तो यहाँ पर देखिए लगभग ये आप देखेंगे 40 और ये 156 है, यानी कि 16 अधिक है कितने पे, 140 पे गुणे 100 कर देंगे। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका मान आ जाएगा लगभग 11%, ठीक है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, ये जो भिन्न दिए गए हैं इनका लघुत्तम समापवर्तक निकालना है। तो सबसे पहले अंश का हम लोग एलसीएम निकालते हैं और हर का एचसीएफ निकालते हैं। तो अंश का जब एलसीएम निकालेंगे तो 12 आएगा और हर का एचसीएफ 1 आएगा। इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन डी 12 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बात करेंगे प्रश्न संख्या 47 की, दिया गया है दो संख्याओं का एचसीएफ 11 है और उनके एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड 13 और 17 हैं। तो संख्याओं में सबसे छोटी संख्या, दो संख्याओं में छोटी संख्या क्या है। तो आपकी छोटी संख्या यहाँ पर 143 होगी। क्यों 143 होगी, क्योंकि एचसीएफ वो संख्या होती है जो कि उस संख्या को डिवाइड करती है, ठीक है। तो यहाँ पर 143 11 से पूरी तरीके से कट जाएगा। और इसके अलावा एलसीएम ये बोला जा रहा है कि एलसीएम के अन्य दो गुणनखंड इतना है, तो ये दोनों भी इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से आपका उत्तर 143 ही होगा। 48वां प्रश्न पूछा गया था, समानांतर चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर दी गई है। इनकी एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर है, तो दूसरी भुजा की अनुमानित लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करिए। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर बात की गई है समानांतर चतुर्भुज की। कुछ इस प्रकार से समानांतर चतुर्भुज होगा, इनके विकर्णों की लंबाई 8 और 6 दिया गया है। ये 8 है तो आधा आधा हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा। तो एक भुजा यहाँ पर 5 निकल गई, ठीक है। और वैसे भी एक भुजा की माप 5 सेंटीमीटर दी गई है, तो अगली जो भी यहाँ पर त्रिभुज बन रहे होंगे सबका यहाँ पर जो आधार निकालेंगे आप 5 ही आएगा। तो ऑप्शन बी 5 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बात करेंगे प्रश्न संख्या 49 की, दिया गया है समचतुर्भुज का परिमाप 120 दिया गया है। चूंकि समचतुर्भुज है इस वजह से इसकी भुजाएं 4 से आप भाग देंगे तो 30 सेंटीमीटर आ गया। किन्हीं दो समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी यहाँ पर आपको 12 सेंटीमीटर दी गई है। इस प्रकार से कुछ समचतुर्भुज होगा जिसकी प्रत्येक भुजा 30 आपको पता चल गई। और यहाँ पर इनके दो भुजाओं के बीच की जो दूरी दी गई है 12 दी गई है। तो अब आपसे पूछा जा रहा है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए आप आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे। आधार गुणे ऊंचाई करेंगे तो यहाँ पर देखिए 360 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अंतिम प्रश्न पूछा गया था, एक बारंबारता बहुभुज अनेक भुजाओं वाला एक बंद आकृति होती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये था मैथ के पेपर का आंसर की। अगर अन्य पार्ट के पेपर का आंसर की देखना चाहते हैं तो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।